कौन सी जाति के हो, मतलब समझ रहे हैं, किस जाति के हो, जाति बताओ। कहां जमाना चला गया है और किसकी बात हो रही है और कहां हो रही है, संसद में हो रही है और कौन कर रहा है। विदेश के विश्वविद्यालय से बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जो आए हैं ना, वो पूछ रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। कौन सी जाति के हो भाई। बिहार का ये डायलॉग अक्सर चर्चा में रहता है और इस वक्त तो पूरे देश में जाति की ही चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो। आपका अपना शो क्यों कहता हूं, आज बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा। ये आपका ही अपना शो है क्योंकि अब आप मैसेज करने लगे हैं, क्योंकि अब आप मैसेज में लिखने लगे हैं। इस सीधे मुद्दे की बात में आपके अलावा और कोई नहीं दिखाएगा, इसलिए आपके अपने शो की बात। और आज सीधे मुद्दे की बात में किन किन मुद्दों पर सीधे बात होगी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। आपकी भाषा में बात होगी। चलिए वो ही बता देते हैं कि सबसे पहले किस पर बात करेंगे। हर दिन जैसा कि मैं आपको बताता हूं, देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई खबर है वो भी बताना पड़ता है। तो सबसे पहले संसद में जाति पर मचे घमासान की बात करेंगे। कल अनुराग ठाकुर ने संसद में एक बयान दिया, खबर कल भी दिखाई थी, लेकिन आज फिर से संसद के अंदर और बाहर खूब हंगामा हुआ है, खूब हंगामा हुआ है। जुड़े रहिएगा, विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर में बात होगी देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बाहर की। मैंने आपको इशारा किया था, विदेश से एक बड़ी खबर आई है जिससे पूरी दुनिया में तनाव है। महिलाओं, बच्चों को काटने वाला आतंकी संगठन हमास का चीफ ढेर कर दिया गया है। विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर में आज बात कोचिंग सेंटरों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई की करेंगे। और हां, विकास दिव्य कीर्ति सर को भी सुनाएंगे। उनको सुनाने से व्यूज मिलते हैं, इसलिए सोचा सुना दूं, बताएंगे। चौथी खबर में आज आपको नकली दूध बनाने का तरीका दिखाएंगे। सब कुछ कैमरे पर होगा। यह खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, आपके बच्चे भी वही दूध पी सकते हैं। पांचवी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में आरएसएस के नए प्लान की, क्या क्या तैयारी है, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा। छठवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 10 गांव में 9 दिन से बिजली नहीं है, परेशान है लोग, कैसे होंगे। विस्तार न्यूज पहुंचा है हाल चाल जानने, आपका अपना चैनल है। सातवीं खबर में बात करेंगे एक छोटी सी लापरवाही ने एक बच्चे की जान ले ली है। बस बुखार चेक कर लेते डॉक्टर तो बच जाती बच्ची, बच जाती। इसके बाद आठवीं खबर भी डॉक्टर की ही दिखाएंगे, एक शराबी डॉक्टर की कहानी है। और सुनिए, समय रहा तो कोशिश करूंगा कुछ और खबरें भी दिखा दूं, क्योंकि खबरों का फुल डोज आपके पास लेकर आता हूं मैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरें विस्तार से दिखाते हैं। और पहली खबर क्या है, ये तीनों स्मार्ट सांसद आज भी पहली खबर में सीधे मुद्दे की बात में मुद्दा है। खबर क्या है, खबर बताऊंगा आपको, लेकिन किस जाति के हो बताओ जरा। ऐसी बात कौन कर रहा है, बड़ी बड़ी विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आए हुए लोग। तो चलिए खबर क्या है इसकी शुरुआत कर देते हैं। और खबर क्या है, जाति को लेकर खूब बवाल हो रहा है। संसद में हंगामा मचा हुआ है। जिनकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति कैसे पूछी तुमने, कल भी सुनाया था। कैसे भिड़ गए थे संसद में 3 युवा सांसद। आज फिर अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद में खूब हो हल्ला हुआ। कल जब अनुराग ठाकुर बोल रहे थे तो राहुल गांधी खड़े हुए, बाद में अखिलेश यादव बहुत गर्मा गए। जाति कैसे पूछी, जाति कैसे पूछी तुमने, गुस्से में खड़े होकर बोलने लगे। आज तो संसद के अंदर से बाहर तक खूब हंगामा मचा हुआ था। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। पहले देखिए कि कौन से नेता ने किस तरह से हंगामा मचाया है संसद के अंदर, यानी देश के सबसे बड़े सदन में। दिखाइए जरा। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं, मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसे कहते हैं कहा किसी और के ले जाए आदमी अपने ऊपर खुद ओढ़ ले। जिसको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहा है और किसी का नाम भी नहीं बोला था। पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण, ये गलत तरीका, गलत परंपराएं आप नहीं पा रहे हैं। ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ कर दी है। किसकी तारीफ की है? सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण की क्लिप शेयर करके तारीफ कर दी है, प्रशंसा कर दी है। किसने? प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर की तारीफ की है एक्स में, जिसके बाद विपक्ष और भड़क गया है। कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। आज जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। माफी मांगो के नारे लगाने लगे। सुनिए संसद में किस तरह से हंगामा हो रहा है, माफी मांगने की बात कर रहे हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसकी तारीफ कर रहे हैं? जिसने संसद में इस तरह की बात की थी और जाति को लेकर बयान दिया था अनुराग ठाकुर की। एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ माफी मांगो का बयान। चलाइए जरा। और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार वापी वलसाड पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण के वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार वापी वलसाड पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण के वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और हल्ला करते करते, माफी मांगो कहते कहते कहां पहुंच गए? बेल तक पहुंच गए, स्पीकर साहब के नजदीक पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे, तब भी हंगामा चल रहा था। फिर 11:30 बजे के आसपास तो विपक्ष के सांसद बेल तक पहुंच गए और हंगामा करने लगे। वही जो मैंने आपको बताया, 11:37 पर हंगामा इतना बढ़ गया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ा। सुना दीजिए संसदीय कार्य मंत्री क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन का नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन करता है कांग्रेस पार्टी, मैं खंडन करता हूँ। बहुत हंगामा मचा हुआ है और इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 दिन पहले राहुल गांधी संसद में खड़े हुए और कह दिया, जाति जनगणना तो कराकर ही रहेंगे। अनुराग ठाकुर इसी बयान पर पलटवार किए थे, जिस पर इतना हंगामा बढ़ गया। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जाति 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 हंगामा चलता ही रहता है। इस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। जातिगत जनगणना को लेकर तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं कि जातिगत जनगणना है क्या। सुन लीजिए ये पूरी फसाद क्या है। जाति जनगणना में जातियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है और सामाजिक स्थिति का आंकड़ा पेश किया जाता है। बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा, लेकिन यह आंकड़ा साल 1931 के बाद पेश ही नहीं हुआ है। जातिगत जनगणना 1931 के बाद पेश नहीं हुआ है और तब अब कब लेकर 2024 में लेकर बवाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके सियासी मायने हैं, समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 90 साल से ज्यादा हो गया भारत में जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश हुए, फिर अभी क्यों इतना हंगामा हो रहा है? इतने साल भारत में कांग्रेस ने राज किया, करा लेते जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना की बात हो उससे पहले आपको बता देते हैं। आपको पता है भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। मतलब भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और तब जनगणना जाति के आधार पर होती थी। साल 1872 में जातियों को पहली बार गिना गया और लगातार 1931 तक जातिगत जनगणना होती रही। आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े 1931 में ही पेश किए गए थे। 1931 में, मतलब 140 साल पहले
जिस जनगणना की आधिकारिक शुरुआत की गई वो 1931 तक चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसके बाद 1948 के जनगणना कानून में जातिगत जनगणना करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब राज्य जाति सर्वे कर सकते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कर सकते। कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। जातिगत जनगणना की व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को अंग्रेजों की बांटने वाली साजिश बताया था। भारत सरकार ने ही यह फैसला किया कि जनगणना तो होगी, लेकिन जातियों के हिसाब से नहीं होगी। ये किसने फैसला किया? स्वतंत्र भारत में जातिगत जनगणना पर विधिवत और आधिकारिक चर्चा 1951 में हुई। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. आंबेडकर, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। तभी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग उठी थी, तो पंडित नेहरू ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। काका कालेलकर ने 1931 की जातिगत जनगणना को आधार बनाया, जिसके अनुसार 1951 में ओबीसी वर्ग की कुल जनसंख्या 32% थी। अभी जातियों का आंकड़ा बताऊंगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। हर 10 साल पर जनगणना तो हुई, जातियों के आंकड़े जुटाए भी गए, लेकिन सिर्फ SC/ST के आंकड़े ही पेश किए गए। ओबीसी वर्ग के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। यूपीए पार्ट 2 में साल 2011 में आखिरी बार जनगणना कराई गई। तब सामाजिक आर्थिक आधार पर समाज के आंकड़े जुटाए गए, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। पिछले साल 16 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया था कि आंकड़े सार्वजनिक कर दीजिए। क्या कहा था राहुल गांधी? ये बहुत बड़ा मसला है, इसलिए आपको विस्तार से विश्लेषण करके समझा रहा हूं। सुनिए पहले राहुल गांधी ने क्या चैलेंज किया था। किसकी कितनी आबादी है? यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं डेटा रिलीज कर दीजिए। 2011 से लेकर 2014 तक तो आपकी ही सरकार थी, क्यों नहीं सार्वजनिक करती है आंकड़े? थोड़ी राजनीति हो रही है राहुल गांधी जी, बस इसीलिए तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है। लेकिन आपको एक आंकड़ा दिखाऊंगा जिसे देखकर आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया। जानते हैं 1931 में जनगणना हुई, उसमें 4147 जातियां थी। 1931 में 4100। अब जाति को कितनी संख्या बता देता हूं। जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 46 लाख जाति बताई गई। 4000 से 46 लाख। सोचिए, 4000 से सीधे 46 लाख। जब मेरी टीम ने ये रिसर्च किया तो मैं भी चौंक गया सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही वजह है कि सरकार को भी भरोसा नहीं हुआ था और सरकार ने कहा था कि यह आंकड़ा वास्तव में हो ही नहीं सकता। संभव है कि इनमें कुछ जातियां उपजातियां रही हों। सरकार ने बताया है कि जनगणना करने वाले कर्मचारियों की गलती और गणना करने के तरीके में गड़बड़ी के कारण आंकड़े विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं। बस इसीलिए 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है और अब जातिगत जनगणना कराने को लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। जो भी खबर आएगी वो सब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर क्या है? महिलाओं को जिंदा काटने वाले का खात्मा हो गया है। ये कितना खूंखार और कितना बड़ा दरिंदा था, इसको आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है पता है? चलिए खबर दिखा देते हैं। खबर क्या है? खबर आपको दिखा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मारने वाला, महिलाओं को काट देने वाला आतंकी संगठन हमास का चीफ मारा गया है। इस्माइल
हानियेह को ईरान के तेहरान में ढेर कर दिया गया है। कौन था ये हमास चीफ, आप जानते हैं? और क्यों इजराइल ने इसकी हत्या कर दी, जानना चाहते हैं? इसकी क्रूर कहानी, इसका क्रूर चेहरा आपको बताता हूं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर 75 सालों का सबसे घातक हमला किया गया था हमास। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे, 1200 से ज्यादा, और 251 लोगों को हमास बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। इस जंग की तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी और इस भयावह जंग का मास्टरमाइंड था यही इस्माइल हानियेह, जिसकी हत्या कर दी गई है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। समझिए कि इस रिपोर्ट को मैं क्यों दिखा रहा हूं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. My cousin sister and her husband were murdered brutally in front of their children. So 4 of my family members were murdered and 7 were taken hostage into Gaza. I'm the mother of Naama Levy. She's a 19-year-old teenager. She was kidnapped on October 7th by Hamas. छोटे छोटे बच्चों को हमास ने काट दिया। कुछ बच्चों के सामने ही मां का रेप कर दिया। गर्भवती महिलाओं के पेट से बच्चे को निकालकर मां और बच्चे दोनों को बेरहमी से काट दिया था हमास ने। इसलिए दिखा रहा हूं ये खबर। और ये सब करवाने वाला कौन था? यही हमास का चीफ इस्माइल हानियेह, जिसे आज सुबह 4 बजे ईरान के तेहरान में इजराइल ने मार गिराया है। हमास चीफ हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ के अगले दिन ही तेहरान में एक हमले में आतंकी संगठन हमास के चीफ को इजराइल ने मार दिया। रात करीब 2 बजे भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे इजराइल ने तेहरान में एयर स्ट्राइक किया, हवा से मिसाइल लॉन्च किया। वॉर वेटरन्स के आवास में रुका हुआ था हमास चीफ और उसके ठिकाने पर जोरदार धमाका हुआ और सुबह सुबह खबर आई कि आतंकी संगठन हमास का चीफ ढेर हो गया है। ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के साथ ही उसकी जमीन पर एक विदेशी मेहमान की हत्या ने पश्चिमी एशिया की राजनीति और कूटनीति में उथल पुथल मचा दिया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है। आज दुनिया भर में इस खबर की चर्चा है, तो सोचे हम भी आप लोगों को सीधे मुद्दे की बात में देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर भी दिखा दें। एक क्रूर ऐसे दरिंदगी को खत्म किया गया है, इसलिए जानना आपको बहुत जरूरी था। चलिए अगली खबर क्या है? अगली खबर है कि आपके बच्चे भी बेसमेंट में पढ़ते हैं। क्या आपके बच्चे भी बेसमेंट में पढ़ते हैं? बेसमेंट का सवाल बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा होने के साथ साथ आपके बच्चों से जुड़ा है। और इसके अलावा जो बड़े बड़े नाम बैठकर भाषण देते हैं ना टीवी, मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों में कि नहीं आप ऐसा कर लीजिए, सिद्धांतों की बात करते हैं, उनकी गलती भी पकड़ी गई है। और हां, मध्य प्रदेश में 90 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों पर ताला लगा दिया है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने। मध्य प्रदेश से क्या कनेक्शन है बेसमेंट का? खबर जानना चाहते हैं तो चलिए खबर की शुरुआत कर देता हूं और खबर क्या है ये आपको बता देता हूं। दरअसल 27 जुलाई की रात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ उससे पूरा देश आज भी परेशान है। 3 होनहारों की मौत आज भी सिस्टम से सवाल पूछ रही है। आज इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। एमसीडी, कमिश्नर, डीसीपी, जांच अधिकारी कोर्ट में तलब किए गए। हाई कोर्ट ने सख्ती से कहा कि एमसीडी को भी नहीं पता कि नाले कहां बह रहे। एमसीडी में किसी की भी नौकरी जाते नहीं देखा है। एमसीडी ने सबसे जूनियर अधिकारी को निलंबित किया है बस। इस दौरान हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि सब के सब गेंद दूसरे के पाले में डालने में लगे हैं। क्या एमसीडी के अधिकारियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है? हाई कोर्ट ने सबको फटकार लगाई, लगाना ही चाहिए। सिस्टम बनाने वाले 3 होनहार इनकी गलती से मारे गए। इन लोगों ने ही मिलकर श्रेया, तान्या और नेविन को मारा है, हत्या की है। इनके सिस्टम ने 3 बच्चों की
छात्रों की मौत के बाद कोचिंग सेंटर्स पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। क्या कहा है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने, सुना दीजिए, फिर मध्य प्रदेश आएंगे। दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। आतिशी जी, 10 साल से ज्यादा हो गया दिल्ली में आप ही की सरकार है और आप तो एमसीडी में भी आपका ही राज है। पहले ही एक्शन ले लेती तो नहीं जान जाती इन मासूमों की, ये होनहार पढ़ लिख कर अफसर बनते। अब राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ तो सबकी आंख खुलने लगी है और सब सचेत हो गए हैं। मध्य प्रदेश में करीब 40,000 से अधिक कोचिंग सेंटर जो सरकार की निगरानी में हैं, प्रशासन के पास उनका डाटा है। पिछले 48 घंटे में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में करीब 140 से अधिक कोचिंग सेंटर की जांच की गई, जिसमें 90 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है जो बेसमेंट में संचालित हो रहे थे और उनके पास फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं थी। मध्य प्रदेश सरकार को छात्रों के भविष्य की चिंता है, इसलिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है और ये बहुत अच्छी बात है। अवैध तरीके से चल रही कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई शुरू हुई तो ताला खान सर की कोचिंग में भी लगा और जांच की आंच विकास दिव्यकीर्ति सर के दृष्टि कोचिंग तक भी पहुंची। पटना के मशहूर खान सर की कोचिंग पर भी प्रशासन ने ताला लगा दिया है और दिल्ली के मुखर्जी नगर में विकास दिव्यकीर्ति सर के कोचिंग में भी ताला लटका दिखा गया। विकास दिव्यकीर्ति भी बेसमेंट में बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसलिए बेसमेंट में ताला लगा दिया गया। 4 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, नाराज हैं उन कोचिंग चलाने वालों पर भी। बार बार कह रहे हैं कहाँ हैं खान सर, ओझा सर और विकास दिव्यकीर्ति सर। बार बार सवाल पूछने पर सर सामने आने लगे हैं। विकास दिव्यकीर्ति ने क्या कहा है सुना दीजिए पहले। बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये और जो पढ़ने जाता है वो इनकी कोचिंग सेंटर पे चाहता है कि मेरा दाखिला हो जाए। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। आपका नाम लेकर और आपको गाली देकर मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए विकास दिव्यकीर्ति जी, साफ साफ कह रहा हूँ। आप भी बेसमेंट में कोचिंग चलाते थे, पैसे तो आप भी भर भर कर लेते थे ना, फिर बच्चों की जान से ऐसा खिलवाड़ क्यों? बताइए। बेसमेंट में पढ़ाएंगे आप देश के भविष्य को, चंद पैसों के लिए आप खुद बेसमेंट तक पहुंच गए और आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि व्यूज के लिए मीडिया आपको गाली देती है। हद है। इतने बड़े हैं आप, इतने समझदार हैं, कितनी शांति से बातचीत कर रहे हैं, कितनी शांति से बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ठीक है व्यूज मिलते हैं, मेरे नाम पर व्यूज मिलते हैं और मैं पिछले कुछ दिनों से मुझे व्यूज मिल रहे हैं। व्यूज नहीं मिल रहे हैं, आलोचना हो रही है, आपकी आलोचना हो रही है। कौन सी खबर है? दिखा दीजिए जरा, कौन सी खबर है? नकली दूध पिला रहे हैं, बिल्कुल मत पीना, बिल्कुल मत पीना। पूरी खबर, ग्राउंड रिपोर्ट और नकली दूध बनाने की पूरी प्रक्रिया
विस्तार न्यूज का सहयोगी अनिल गौर लेकर आए हैं। देखना चाहते हैं तो चलिए पूरी खबर दिखा देते हैं बिना किसी भूमिका के। नकली दूध, नकली तेल, नकली सरसों, कितना आसान है खाने पीने की नकली चीजें बनाना, कितना आसान है नकली सामान को बाजार में पहुंचा देना, कितना आसान है लोगों को नकली सामान बेच देना, आखिर कितना आसान है लोगों की जान से खिलवाड़ करना। लेकिन विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, यह नहीं होने देगा। रोज खबर दिखाता हूं और हर दिन दिखाता रहूंगा। कल भी आपको नकली सरसों की खबर दिखाई थी और आज न सिर्फ आपको खबर दिखाऊंगा, साथ ही नकली दूध कैसे बनता है कैमरे पर दिखाऊंगा, विस्तार से दिखाऊंगा। ये विस्तार न्यूज है, मैं बार बार आपसे कहता हूं। और हम खबर की तह तक जाते हैं। कई बार यह खबर रिपोर्ट हुई कि चंबल में नकली दूध बन रहा है, तो मैंने अपने रिपोर्टर अनिल गौर को कहा जाइए चंबल और पता करिए कहां बन रहा है नकली दूध। हमारे सहयोगी 70 किलोमीटर सफर करके पहुंच गए। कहां? चंबल। दूध के कई व्यापारियों से मिले, दूध का कारोबार करने वाले कई लोगों से मुलाकात की। आखिर में हमारे संवाददाताओं को एक व्यक्ति मिला जो नकली दूध बनाता था। वह व्यक्ति नाम न बताने और चेहरा न दिखाने की शर्त पर नकली दूध कैसे बनता है ये बताने को तैयार हुआ। ये सुनने के बाद हमने भी सोचा कि नकली दूध के कारोबार में ये व्यक्ति तो सबसे छोटी मछली है। आखिर ये कारोबार तो कई बड़े सरगना मिलकर चला रहे होंगे। ये तो बात की बात है। हमारे सहयोगी ने उस व्यक्ति से नकली दूध बनाने की पूरी विधि पूछ ली। आप भी देखिए कैसे चंद मिनटों में नकली दूध तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद आगे की बात करूंगा। दिखाइए जरा कैसे बनता है नकली दूध। अनिल गौर की रिपोर्ट है ये, ग्वालियर से। दिखाइए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चंबल में जो नकली दूध यानी सिंथेटिक जो दूध तैयार किया जाता है वो इस तरह तैयार किया जाता है। और ये जो शख्स हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से इसे तैयार कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें रेंजी बोलते हैं इसको देसी भाषा में। ये डिटर्जेंट होता है जो कपड़े धोने के काम आता है। और ये जो डाल रहे हैं वो है डालडा। आप देख सकते हैं कि डालडा और डिटर्जेंट के साथ साथ जो और भी जो पदार्थ हैं उसके द्वारा ये जो केमिकल का दूध है वो तैयार हो रहा है। और कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पीलापन है, लेकिन पीलापन जिस तरीके से जो फेंट रहे हैं उसके बाद जो पीलापन खत्म हो जाएगा और बिल्कुल वाइट जो दूध होता है उस तरह जो तैयार हो जाएगा। नकली दूध है जिससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये असली है या नकली है, क्योंकि जिस तरीके से जो असली होता है वो उसी प्रकार से इस तरह को तैयार किया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें डिटर्जेंट, डालडा सहित अन्य ऐसे जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसके द्वारा इसे तैयार किया जाता है। और ये आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वाइट है। और वाइट के अलावा जो 4 किलो जो दूध था सेपरेट वाला उससे जो तैयार हुआ है और उससे 20 किलो दूध बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आप, पानी लगा हुआ 10 लीटर और ये जो दूध था, जो नकली दूध जो तैयार हुआ है उससे लगभग ये तैयार हो चुका है। ये जो तैयार हुआ है अब उसको बाहर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। इसमें कोई भी आप अंतर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो तैयार हुआ है दूध। सबसे चौंकाने वाली बात ये है। आप बताइए कि ये जो आपने दूध तैयार किया है अब इसका क्या करेंगे आप? इसको अब तैयार हो गया, अब यानी टैंकर आएगा, उसमें टैंकर में बाहर सप्लाई के लिए जो टैंकर आते हैं कहाँ जाता है दूध? दूध है यानी भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, अपने ग्वालियर है, जहाँ मतलब बिक जाते हैं वहीं। देखा आपने कैसे नकली दूध बन रहा है। और हाँ, ये जान लीजिए कि ये नकली दूध सीधा सीधा आपकी जान से खिलवाड़ है। जो भी संबंधित अधिकारी हैं देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ नकली सामान नहीं बन रहा है, सब सामान्य है, तो आप गलत हैं। देख लीजिए, विस्तार न्यूज देख लीजिए, लगा लीजिए, लिंक देख लीजिएगा अगर अभी नहीं देख रहे हैं तो। कैसे चंद मिनटों में नकली दूध तैयार हो जाता है और ये नकली दूध किसी छोटे बच्चे तक पहुंच जाता है। ये नकली दूध किसी बीमार व्यक्ति तक भी पहुंच जाता होगा, बस प्रशासन ने नकली दूध बनाने वालों तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन विस्तार न्यूज
आप सभी की चिंता करता है, इसलिए हम ऐसी खबरों को दिखाते रहेंगे, आपको विस्तार से बताते रहेंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। अगली खबर है मध्य प्रदेश में आरएसएस का नया प्लान। और प्लान क्या है ये दिखा देता हूं। तो चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से समझा देता हूं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस बड़ी बैठक करने जा रहा है। मध्य प्रदेश की इंदौर में यह बैठक 1 से 4 अगस्त तक चलेगी। 4 दिन, समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी तैयारी है। 4 दिन। आज सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल के संघ कार्यालय समिधा पहुंचे और समिधा में सीएम ने आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम ने सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल, पूर्व सह सरकार्यवाहक सुरेश सोनी और पूर्व सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य समेत क्षेत्र के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की। ये सभी संघ के बड़े पदाधिकारी हैं और मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ये खबर बहुत बड़ी है। आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। मतलब समझ रहे हैं, संघ हमेशा ही कुछ नए प्रयोग करता रहता है और अब ये प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में होगा। 2024 के चुनाव में भाजपा की सीटें भले ही कम हो गई हों, लेकिन मध्य प्रदेश की 29 सीट भाजपा ने जीती है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट पर भाजपा ने परचम लहराया है। ये सब इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि संघ ने अपने जमीनी कैडर स्वयंसेवकों को जुटाकर लोगों का फीडबैक लिया, डाटा बैंक तैयार किया, बीजेपी की मजबूत जमीन तैयार की। बस एमपी कि इसी जीत मॉडल को संघ पूरे देश में लागू करना चाहता है और 2029 की तैयारी में संघ अभी से लग गया है। इंदौर में 1 अगस्त से 4 अगस्त तक 4 दिन तक संघ की बैठक होगी। इस बैठक के लिए इंदौर का होटल HR ग्रीन्स तैयार हो चुका है। संघ के पदाधिकारी 4 दिनों तक यहां मंथन करेंगे। आपको पता है संघ की यह बैठक संपर्क विभाग करेगा। संपर्क विभाग संघ का सबसे जमीनी कैडर है। नए लोगों को जोड़ना हो या फिर डाटा बैंक तैयार करना हो, ये सब काम यही विभाग करता है और 4 दिनों तक ये विभाग इंदौर में मंथन करेगा। वहां इंदौर में संघ का संपर्क विभाग बैठक कर रहा होगा। साथ ही साथ यहां भोपाल में संघ और बीजेपी की रूटीन बैठक 2 अगस्त को होगी। वैसे तो इसे रूटीन बैठक नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये रूटीन बैठक कितनी रूटीन है ये जान लीजिए कि पिछले 15 दिनों में संघ की समन्वय बैठक हो चुकी है। इसके अलावा सीएम दिल्ली में सीएम मोहन भागवत से मिल चुके हैं। आज सुबह सीएम संघ के दफ्तर पहुंच गए और अब ये 2 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। समझ गए आप, इसलिए आपको ये विस्तार से बता रहा था। अब अगली खबर क्या है? अगली खबर है 9 दिन से 10 गांव में लाइट नहीं है। 2 मिनट के लिए लाइट चली जाए, बिजली चली जाए तो आपको लगता है अरे यार बिजली नहीं है, लाइट चली गई, कहाँ है मोमबत्ती, कहाँ है लालटेन, कहाँ है इमरजेंसी लाइट। और यहां 9 दिन से 10 गांव में लाइट नहीं है। पूरी खबर क्या है जानना चाहते हैं तो चलिए खबर बता देता हूं आपको और खबर क्या है ये आपको समझा देता हूं। घर में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, फ्रिज होगा, टीवी होगा, वॉशिंग मशीन, पंखा, फोन, चार्जर, लैपटॉप और भी बहुत कुछ। इन सब के बिना आजकल जिंदगी चल सकती है क्या? चल सकती है, लेकिन इन सब को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है साहब। 2-3 घंटे अगर मैं मोबाइल फोन छोड़ दूं तो सैकड़ों जरूरी मैसेज पड़े हुए रहते हैं। अगर आधे घंटे भी बिजली चली जाती है तो सब कुछ बेहाल हो जाता है। गर्मी से तरबतर हो जाते हैं लोग। बिजली ऑफिस में फोन लगाने लग जाते हैं कि भैया लाइन काहे काट दिए। अभी हाल फिलहाल में ही एक खबर दिखाया था, बिजली विभाग के कर्मचारी ने शराब पीकर रात भर लाइट काटे रखा था। लोग परेशान हो गए थे। सोचिए एक रात लाइट कटी थी तो बहुत बड़ी खबर बन गई थी। अभी जो खबर बता रहे हैं ना, वहां 216 घंटे से लाइट नहीं है। 216 घंटा, समझ रहे हैं आप? यानी कि 9 दिन 10 गांवों में 216 घंटे से बिजली नहीं। सोचिए लोगों पर क्या बीत रही होगी, कितनी परेशानी हो रही होगी। हमारे संवाददाता आशीष दुबे बिलासपुर के उन गांवों में पहुंचे जहां 9-10 दिन से लाइट ही नहीं आ रही है। रिपोर्ट देख लीजिए, दिखाइए आशीष दुबे की ये रिपोर्ट। बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था चरमरा सी गई है। 9 दिन हो जो है खेती किसानी के कामों के लिए काफ़ी समस्या हो रही है। किसान बिजली विभाग तक पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस तरफ लमेर खरगाना तरफ सभी तरफ है, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है अभी धान नहीं लगा हम लोगों को। और 25 के ट्रांसफार्मर लगे हैं, ओवरलोड है। सबसे पहले बात खेती के दिन है, पानी नहीं है, पीने के लिए पानी की समस्या है। आजकल तो हैंडपम्प है नहीं है। रात को अंधेरे में रहना पड़ रहा है, पानी की समस्या है। और टिक नहीं पा रहा है, जल जा रहा है, उसके बावजूद भी 63 नहीं लगा रहा है वहाँ। तो लाइट आएगा तो बोर और चालू करके कुछ खेती किसानी करेंगे, पानी नहीं जोतवा के। संज्ञान में आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें।
विचलित करने वाली समस्या है भाई। 9-10 दिन से बिजली नहीं है और अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। 9 से 10 दिन से लोग बिजली ना आने से परेशान है और अधिकारी अभी तक मामले को संज्ञान में ही लेने की बात कर रहे हैं। बिजली गुल होने का कारण जानते हैं क्या है? जितना ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है उतनी ट्रांसफार्मर मिल ही नहीं पा रहे हैं, उतने ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं। आपको रायपुर में लगी याद है? आपको रायपुर में लगी आग याद है? वीडियो देख लीजिए। विस्तार न्यूज ने विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी। रायपुर में पावर ग्रिड में आग लग गई थी। 5 अप्रैल 2024 को हादसा हुआ था जिसमें 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए थे और अब इसी की वजह से पूरे राज्य में ट्रांसफार्मर का शॉर्टेज हो गया है। विस्तार न्यूज जब बिजली की समस्या को दिखाने घुटकू गांव पहुंचा तो लोग यही बताने लग गए कि नीचे के अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जरा हनक देखिए, 10-10 गांव परेशान हैं लेकिन नीचे स्तर के अधिकारी बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। खेती ढंग से नहीं हो पा रही है, मोटर पंप नहीं चल पा रहा है और अब अधिकारी से बात करने वाले गांव वाले जा रहे हैं तो तारीख देकर लौटा दे रहे हैं। गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, बड़े अधिकारी के ऑफिस में बहुत जरूरी होता है तभी जाते हैं। अब अधिकारियों के झूठे आश्वासन से भी गांव वाले तंग आ गए हैं। सुनाइए गांव वाले क्या कह रहे हैं। आया था डी साहब के पास, चौहान जी मीटिंग में है, मुलाकात नहीं हुआ है। कल भी आए थे, मीटिंग में थे। कल वो बुलवा लिया था बंजारे साहब, यही साहब, और नहीं दिया था ट्रांसफार्मर 63 का। बहुत ज़्यादा मुश्किल में है सर। अभी ऐसा लग रहा है कि खेती किसानी किस में करें, पानी ही नहीं है, सूखा पड़ गया। वहाँ जा सेंद्री जा परेशान हो गए हम। कल भी गए थे, परसों भी गए थे। कल पिकअप लेके मंगवा लिया और ट्रांसफार्मर भी नहीं दिया और लाइन भी बड़ा परेशानी है। अब गांव वाले परेशान हैं तो आपका अपना चैनल भी परेशान है भाई। बस इसीलिए आपकी परेशानी को हमारे सहयोगी सीधे सिस्टम से सवाल पूछने के लिए चले गए। दिखाइए अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। नहीं, इसमें ऐसी कोई शिकायत अभी तक तो मिली नहीं है और ट्रांसफार्मर बदलने में पूरा विभाग अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुस्तैद है और उपलब्धता भी बनी हुई है। ये हो सकता है कि पानी के कारण खेत में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे एकाध गाँव होंगे तो जो आप बता रहे हैं उन पर देख के तुरंत उनको बदलवाने की कार्रवाई की जाएगी। अजीब है भाई, बहुत अजीब है। खेत में पानी का हवाला दे रहे हैं, एक आध गांव में बारिश की वजह से बिजली विभाग नहीं पहुंच पा रहा है, यही कह रहे हैं अधिकारी। आंख खोलिए अधिकारी महोदय, आसपास झांकिए, लोगों की समस्या पर नजर डालिए। 9 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। आपके ऑफिस में तो एकदम से एसी पंखा सब लगा होगा, 3-4 लाइट भी लगी होगी, इसलिए चकाचौंध में लोगों की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आपको इन गांव वालों की सेवा के लिए ही यहां भेजा गया है। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर आपको दिखा देता हूं। और अगली खबर क्या है, बुखार चेक कर लेते, डॉक्टर तो जिंदा होता बच्चा। बहुत मार्मिक खबर है और बहुत दर्दनाक खबर है। चलिए खबर सुना देता हूं आपको और कहां से आई है बता देता हूं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, नतमस्तक हूं आपके सामने। आपके इस प्यार और भरोसे के लिए आपका बार बार धन्यवाद, बार बार अभिनंदन। आप इतनी जल्दी अपना बना लेंगे विस्तार न्यूज को, इस बात का भरोसा नहीं था। ये सब क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा। विस्तार न्यूज इतनी जल्दी आपकी उम्मीद बन जाएगा नहीं सोचा था। आप मैसेज करके ये कहने लगेंगे कि ये न्यूज सिर्फ विस्तार न्यूज ही दिखा सकता है और सीधे मुद्दे की बात में दिखा सकता है। ऐसा भरोसा करेंगे ये नहीं सोचा था। सुकून मिल रहा है, आपने भरोसा किया, खुशी हो रही है। आपने हमें इतनी जल्दी अपना लिया, अपना बना लिया, इस बात का सुकून है, संतोष है। चलिए पूरी कहानी बता देता हूं। मेरी साथी हैं सुरभि वर्मा, मेरे यहां संवाददाता हैं। एक अनजान नंबर से सुरभि को मैसेज आया, पहले वो मैसेज पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है, पूरा पढ़कर बता देता हूं। लिखा हुआ है कि दीदी मैं आप लोगों का शो देखता हूं, सीधे मुद्दे की बात देखता हूं, प्लीज इसको दिखाओ दीदी, मेरा बच्चा चला गया है, आप लोग ही कुछ कर सकते हो, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है। ये मैसेज का स्क्रीनशॉट है, इमोशनल मैसेज है, किसी भाई का बच्चा चला गया है। इस इमोशनल मैसेज के साथ भाई ने उम्मीद भी भेज दी है। उस भाई को उम्मीद है कि हम उसकी खबर दिखा देंगे। भावुक हूं अभी थोड़ा, कहने में बहुत गर्व हो रहा है कि जो हमारा टैगलाइन है ना, उस पर हम खरे उतर रहे हैं। ये झोल मोल वाली पत्रकारिता की दुनिया में आपने हमें इस हद तक का समझा कि हम आपकी खबर दिखा सकें, आपकी परेशानियों को सुना सकें। ये हक और ये उम्मीद आपको हर चैनल नहीं देगा। ये विस्तार न्यूज़ है, आपका अपना चैनल है, आपने हमें प्यार दिया है तो आपके मतलब की ही तो खबर दिखाएंगे। किसी आम आदमी को जब न्याय नहीं मिलता
तो वो अक्सर पत्रकारों की ओर देखता है। उसे विश्वास होता है कि उसकी खबर दिखा दी तो उसे न्याय मिल जाएगा। सूरजपुर के भैया थान की घटना है। ये भाई साहब क्या दिखाना चाहते हैं सुन लीजिए, देख लीजिए पीड़ित परिवार को। बड़ी ही दर्दनाक खबर है। 2 दिन की बच्चे की मौत हो गई। इन परिवार वालों ने सरकारी अस्पताल की लापरवाही के कारण 2 दिन के बच्चे को खो दिया। 27 जुलाई को रात करीब 1 बजे संजुला कुशवाहा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्चे को बुखार आ गया। बच्चा रोने लगा तो परिजन डॉक्टर और नर्सों के पास गए, जिसके बाद उन्हें एक सिरप का नाम लिखकर दे दिया गया और बता दिया गया कि सिरप अस्पताल के बाहर से लाना पड़ेगा। परिजनों ने सिरप नर्सों को दिखाकर बच्चे को पिला भी दिया। देखिए जो नाम लिखा था वो पर्चा दिखा रहे हैं। इसी सिरप को पीने के बाद बच्चे की तबीयत और अधिक बिगड़ गई। बच्चे को तेज बुखार था। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद भी किसी डॉक्टर या नर्स ने आकर बच्चे की जांच नहीं की। सुबह तक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा सिर्फ 2 दिन का था। सोचिए क्या बीत रही होगी इस माँ बाप पर। और इसी खबर को दिखाने के लिए इस बच्चे के रिश्तेदार ने मेरी सहयोगी को मैसेज किया था। मेरे सूरजपुर के साथी सूरज साहू को हमने उस अस्पताल तक भेजा। जिम्मेदारों से सवाल पूछे, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले सुन लीजिए बच्चे के माँ बाप क्या कह रहे हैं। माँ बोली कि बुखार है तो डॉक्टर लोगों को बता देते हैं। फिर मेरे माँ गई बताने तो कोई भी डॉक्टर लोग नहीं आए देखने की सचमुच बुखार है कि झूठ बोल रहे हैं। कोई भी नहीं, बिना देखे दवाई लिख दिए। बच्चे को इधर उधर लेके रात भर थी, फिर भी नहीं आया, कोई भी नहीं। फिर सुबह हुआ तो मैं इधर उधर देख रही हूँ कि काहे नहीं आ रहे हैं। इसके बाद बच्चे को सुलाई थोड़ा सा तो मेरे को लगा कि वो चीज सो रहा। बच्चे को देखी तो लगा कि बच्चा सो रहा है और ये बोलकर कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि बच्चा हमेशा के लिए माँ से बिछड़ गया। नहीं बोल पा रही है माँ, अच्छे से नहीं बोल पा रही थी। सिर्फ 2 दिन का अपना बच्चा खो दिया इन्होंने। लेकिन हालत देखिए, जब बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में तो डॉक्टर बुखार चेक करने आए। बहुत गंभीर मामला है। हमने जिम्मेदारों से भी सवाल पूछा कि आखिर कैसे 1-2 दिन के बच्चे की मौत हो गई, किसकी लापरवाही है। तो सूरजपुर के जिला चिकित्सा अधिकारी ने क्या कहा है, जरा ये भी सुना दीजिए। 27 तारीख को 1 बजे के आसपास एक बच्चे की जन्म हुआ था और 28 को सुबह जो है 8 बजे के आसपास वो मृत पाया गया। चिकित्सा अधिकारी के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म करके उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में जो भी चीज़ें आएगी और साथ में हमने कहाँ पे लापरवाही हुई है इसकी एक जांच कमेटी बनाई है। इनका ठीक है, इनका सही है। बहुत कॉमन सा जवाब रहता है। जांच टीम गठित कर दी गई है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होने से 2 दिन का बच्चा जिंदा आ जाएगा क्या, बताइए। बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त की भी नहीं जानी चाहिए। आप इसी भरोसे के साथ हमें अपनी खबर भेजते रहें। वादा है हर खबर दिखाएंगे, आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। अगली खबर, ये भी डॉक्टर, इनकी भी खबर सुन लीजिए। ऐसे डॉक्टर भगवान नहीं होते, कहते हैं ना डॉक्टर भगवान का रूप है। लेकिन ऐसे लोग क्या कहानी है आप जानेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। बने रहिएगा, देखिए क्या कहानी क्या है। चलिए खबर बता देता हूँ। डॉक्टरों के लापरवाही की बात हो रही है तो आपको कांकेर की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। कांकेर में शराब के नशे में धुत एक डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। कांकेर के कोयली बेड़ा की घटना है। उस डॉक्टर की तस्वीर पहले देख लीजिए, फिर आपको पूरी खबर बताता हूँ। दिखाइए जरा। तो ये हालत में आपको नहीं रहना चाहिए इतना समय। किसी को कुछ दिक्कत हुआ है क्या? दिक्कत हो गया बच्चा, दिक्कत हुआ तभी आए हैं सर आपके पास, नहीं तो नहीं आते हम लोग बेवजह। किसको क्या हो गया? मैं ये हालत में भाई बैठा हूँ। तो मेन रोड में क्यों बैठे हो आप? अरे किसी को वेट कर रहा हूँ। वो सारी मत ज्यादा बता दो। डॉक्टर हैं, सोचिए। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। ऐसे होते हैं भगवान। नशे में धुत ये आदमी खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। चलिए पूरा मामला बता देता हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब सोमवार की शाम एक बच्चे को भर्ती किया गया, बच्चे को पेट दर्द था, लेकिन अस्पताल में बच्चे का इलाज करने के बजाय उसे कांकेर रेफर कर दिया गया, जहाँ रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने नशे में धुत डॉक्टर का वीडियो बना लिया। आप तो बस इस वीडियो को देखिए और सोचिए कैसे डॉक्टरों को धरती का भगवान कहते हैं हम लोग।
कोयलीबेड़ा के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 MBBS डॉक्टरों के पद हैं, लेकिन इनमें से एक डॉक्टर अंतागढ़ में अटैच है, वहीं 2 डॉक्टर PG के लिए गए हुए हैं। ऐसे में इसी शराबी डॉक्टर शीतल दुग्गा के भरोसे कोयलीबेड़ा का ये अस्पताल है, जिसकी लापरवाही के चलते 8 साल के मयंक पटेल की मौत हो गई। वहीं शराबी डॉक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद कांकेर के CMHO अविनाश खरे ने शराबी डॉक्टर को हटा दिया है। सुना दीजिए CMHO साहब क्या कह रहे हैं। इसमें मुझे परसों रात को जो जानकारी लगी थी, परसों रात को करीब 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया और एक वीडियो भी मुझे भेजा गया, जिसमें वहाँ डॉक्टर जो है वो नशे की हालत में भी नजर आए और उनके द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। तो तत्काल मैं संज्ञान में लेते हुए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य कोयलीबेड़ा गया और जांच के उपरांत जो है उस डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटा दिया गया है और व्यवस्था के तहत वहाँ दूसरे डॉक्टर को पदस्थ भी किया है मैंने, और उस डॉक्टर के खिलाफ हम लोग सेवा समाप्ति कार्रवाई भी आगे बढ़ा रहे हैं। हटाना भी चाहिए, ऐसे डॉक्टर भगवान नहीं हैवान है, हैवान। चलिए, हर दिन आप सर्च भी तो कर रहे हैं, कहां सर्च करना चाहिए आपको? हर दिन आप मैसेज भी तो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हमारे सहयोगियों का नंबर पूछ रहे हैं, इसलिए ये बताना जरूरी है ना कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पर देखें। तो आइए बता दूं, जियो, टाटा, एयरटेल, डिजियाना, ग्रांड, हर जगह जहां आप चाहेंगे वहां आपको विस्तार न्यूज दिखेगा। लेकिन अगर आप यहां नहीं देख पाए और आप चाह रहे हैं कि इस एपिसोड को कहां देखें, तो X पर चले जाइए, फेसबुक पर चले जाइए, यूट्यूब पर चले जाइए, इंस्टा पर चले जाइए, आपको हर खबर वहां मिलेगी। विस्तार से देखिएगा। लेकिन अभी मुझे विस्तार से और कुछ बताने का समय नहीं है, इसलिए मुझे जाने दीजिए।